अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। परमाणु युद्ध और सामूहिक विध्वंस नामक इस सीरीज के चौथे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका के रक्षा संगठन पेंटागन पर परमाणु मिसाइल से हमला कर देता है और कैसे हमला करने के 1 मिनट के भीतर ही अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया पर परमाणु बम मिसाइलों की वर्षा आरंभ कर दी जाती है। अमेरिकी लेखक एनी जैकबसन ने अपनी पुस्तक न्यूक्लियर वॉर अ सिनेरियो में यह भविष्यवाणी की है कि यदि उत्तर कोरिया द्वारा अमेरिका के रक्षा संगठन को निशाना बनाया जाता है तो मात्र 72 मिनट में ही 5 अरब लोगों की जान जा सकती है। अब इस एपिसोड में इन 72 मिनटों में क्या क्या होने वाला है इसका आपको विस्तार से ब्यौरा देते हैं। तो लेखक जैकबसन का कहना है कि उत्तर कोरिया के परमाणु मिसाइल की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को उत्तर कोरिया तक परमाणु मिसाइल प्रक्षेपित करने के लिए रूस के एयर स्पेस का प्रयोग करना होगा। वैसे भी उत्तर कोरिया और रूस में अभी हाल में ही एक गुप्त समझौता हुआ है जिसके अंतर्गत जब भी कोई उत्तर कोरिया पर हमला करेगा तो रूस उसके बचाव के लिए ढाल बन जाएगा। तो जैसे ही उत्तर कोरिया और अमेरिका में न्यूक्लियर वॉर आरंभ होगा उसके मात्र 25 मिनट के अंदर ही रूस से दागी हुई मिसाइल न्यूयॉर्क तक पहुंचकर तबाही मचा देगी। इस हमले में 16 लाख लोगों की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाएगी। इस हमले में 30 लाख लोग घायल होंगे। इस पुस्तक में यह भी आशंका व्यक्त की गई है कि जैसे ही उत्तर कोरिया, अमेरिका और रूस में परमाणु युद्ध आरंभ होगा तो इसके 50 से 72 मिनट के अंदर ही अंदर संसार भर में चारों ओर विनाश का मंजर दिखाई देने लगेगा। इस परमाणु युद्ध में 5000 परमाणु धमाकों की आशंका व्यक्त की गई है। साथ ही साथ 300 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु की भी आशंका व्यक्त की गई। जैकबसन अपनी पुस्तक के अगले अध्याय जिसका नाम ग्राउंड जीरो शून्य है उसमें वे आगे होने वाले विध्वंस का सिलसिलेवार वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि मिसाइल द्वारा प्रक्षेपित परमाणु बम प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए बहुत तेजी से आगे निकलता है। उसके बाद एक आग के गोले से निकलने वाली गर्मी हर दिशा में कई मील दूर उसकी दृष्टि रेखा के भीतर सभी ज्वलनशील चीजों को प्रज्वलित कर देती है। पर्दे, कागज, किताबें, लकड़ी की बाड़ें, लोगों के कपड़े, सूखे पत्ते आग की लपटों में बदल जाते हैं और एक भीषण आग के तूफान में बदल जाते हैं जो 100 या उससे अधिक वर्ग मील क्षेत्र को लीलना शुरू कर देता है, जो कि प्रकाश की चमक से पहले था। अमेरिकी शासन के दिल की धड़कन और लगभग 6 मिलियन लोगों का घर देखते देखते तबाह हो जाता है। इधर पेंटागन के कई सौ फीट उत्तर पश्चिम में अर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान के सभी 639 एकड़ जिसमें युद्ध में मारे गए लोगों के सम्मान में हड्डियों और कब्रों के 40,000 सेट शामिल हैं, वे सब के सब हवा के एक झोंकों की तरह, तिनकों की तरह उड़ जाते हैं। इस दौरान जो जहां है वहीं से जड़ हो जाता है। किसी को इतना समय नहीं मिलता कि वो भागकर अपनी जान बचा सके, और भागे भी तो कितना, क्योंकि जब दूर दूर तक आग की लपटें उठ रही हों तो मौत का इससे भयंकर मंजर क्या कभी किसी ने देखा भी होगा। वो लिखते हैं, मैदान में घास काटने वाले लोग, पेड़ों की देखभाल करने वाले माली, पर्यटकों को भ्रमण कराते टूरिस्ट गाइड, अज्ञात लोगों के मकबरे पर नजर रखने वाले ओल्ड गार्ड के सफेद दस्ताने पहने हुए सदस्य, ये सभी तुरंत जलती हुई और जली हुई मानव मूर्तियों में बदल जाते हैं। 2 मिलियन से अधिक लोग जो घायल हैं उनके ऊपर काले कार्बन की ऐसी परत चढ़ी है जैसे लगता है कि वे काले रंग के कोयले से बनाए गए। उत्तर पूर्व में 1 मील की दूरी पर पोटोमैक नदी के पार लिंकन और जेफरसन स्मारकों की संगमरमर की दीवारें और स्तंभ अत्यधिक गर्म होकर फट गए हैं। इन ऐतिहासिक स्मारकों को आसपास के वातावरण से जोड़ने वाले स्टील और पत्थर के पुल और राजमार्ग टूटकर ढह गए हैं। दक्षिण में अंतर्राज्यीय 395 के पार पेंटागन सिटी में चमकदार और विशाल कांच की दीवारों वाला फैशन सेंटर, जिसमें उच्च श्रेणी के कपड़ों के ब्रांडों और घरेलू सामानों से भरी हुई दुकानों की बहुतायत है, और आसपास के रेस्तरां और कार्यालय, निकटवर्ती रिट्ज के साथ कर्ल्टन, पेंटागन सिटी, होटल वे सभी नष्ट हो गए। छत के खंभे, 2-4 एस्केलेटर, झूमर, गलीचे, फर्नीचर, पुतले, कुत्ते, गिलहरियां, लोग आग की लपटों में घिरे हुए हैं और जल रहे हैं। ये समय है मार्च महीने का और दोपहर के अभी 3:36 हुए हैं और हर ओर बस तबाही तबाही है, जैसे शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया हो और उनके त्रिनेत्रों की जलती ज्वाला में सब कुछ भस्म हो रहा हो। वो आगे इसी विध्वंसक घटना का पंक्तिबद्ध
वर्णन करते हुए कहते हैं कि ज्वाइंट बेस एनाकोस्टिया बोलिंग में पोटोमैक के दक्षिण पूर्व में 1000 एकड़ की सैन्य सुविधा में लगभग 17,000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी मुख्यालय, व्हाइट हाउस संचार एजेंसी मुख्यालय, यूएस कोस्ट गार्ड स्टेशन पर काम करने वाले लगभग सभी लोग शामिल हैं। वॉशिंगटन मरीन वन हेलीकॉप्टर हैंगर और कई अन्य भारी सुरक्षा वाली संघीय सुविधाएं जो देश की सुरक्षा को पूरा करती हैं, वो सब के सब जैसे इस धरती से अदृश्य हो गए हों। अब कोई किसी की रक्षा करने के लिए सावधान की मुद्रा में नहीं खड़ा है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भाग लेने वाले 4000 छात्रों में से अधिकांश मारे जा चुके हैं या धीरे धीरे मर रहे हैं। अमेरिका का वो पेंटागन रक्षा मुख्यालय, जहां पर सैन्य अधिकारी ये सीखने के लिए आते हैं कि दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभुत्व हासिल करने के लिए अमेरिकी सैन्य रणनीति का उपयोग कैसे किया जाए, तो ये सभी के सभी 4000 छात्र किसी राख की ढेर में तब्दील हो चुके हैं। ये विश्वविद्यालय परमाणु प्रथम हमले में नष्ट हुआ एकमात्र सैन्य थीम वाला उच्च शिक्षा संस्थान नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधन रणनीति के लिए आइजनहावर स्कूल, नेशनल वॉर कॉलेज, इंटर अमेरिकन डिफेंस कॉलेज, अफ्रीका का सामरिक अध्ययन केंद्र, उन सभी का अस्तित्व परमाणु हमले के तुरंत बाद नष्ट हो गया है। इसी के साथ बजर्ड पॉइंट पार्क से सेंट ऑगस्टीन एस्पिकोपल चर्च तक, नेवी यार्ड से फ्रेडरिक डगलस मेमोरियल ब्रिज तक ये पूरा तटवर्ती क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जैकबसन आगे लिखते हैं कि दुनिया को बुराई से बचाने के लिए इंसानों ने 20वीं सदी में परमाणु हथियार बनाए और अब 21वीं सदी में परमाणु हथियार दुनिया को तबाह करने वाले। इसके आगे जैकबसन परमाणु बम की डिटेलिंग में जाते हुए अब इसकी प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि परमाणु बम के पीछे विज्ञान का गहरा प्रभाव है। ये बताते हैं कि परमाणु बम विस्फोट के बाद निकले प्रकाश की थर्मोन्यूक्लियर फ्लैश में थर्मल विकिरण के 2 स्पंदन अंतर्निहित होते हैं। पहला स्पंदन 1 सेकंड के अंश तक रहता है, जिसके बाद दूसरा स्पंदन आता है जो कई सेकंड तक चलता है और मानव त्वचा में जलन और जलन पैदा करता है। प्रकाश स्पंदन मौन है, प्रकाश की कोई ध्वनि नहीं होती। इसके बाद जो होता है वह एक प्रचंड दहाड़ है जो कि विस्फोटक है। इस परमाणु विस्फोट से उत्पन्न तीव्र गर्मी एक उच्च दबाव वाली लहर पैदा करती है जो सुनामी की तरह अपने केंद्र बिंदु से बाहर निकलती है। अत्यधिक संपीड़ित हवा की एक विशाल दीवार ध्वनि की गति से भी तेज गति से यात्रा करती है। ये लोगों को कुचल देता है, दूसरों को हवा में उछाल देता है, फेफड़ों और कान के पर्दों को फोड़ देता है, शरीर को चूस लेता है और बाहर उगल देता है। परमाणु पुरालेख के लिए इन भयावह आंकड़ों को संकलित करने वाले एक पूरा लेखपाल का कहना है कि आमतौर पर हवा के दबाव में परिवर्तन से बड़ी इमारतें नष्ट हो जाती, जबकि लोग, वस्तुएं जैसे पेड़ और उपयोगिता वाले खंभे हवा से नष्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे परमाणु आग का गोला बनता जाता है, ये शॉक फ्रंट भयावह विनाश करता है। बुलडोजर की तरह ये बाहर निकलता है और 3 मील आगे बढ़ता है। विस्फोट की लहर के पीछे हवा तेज हो जाती है, जिससे कई 100 मील प्रति घंटे की हवाएं चलती हैं। असाधारण गति जिसकी था लेना मुश्किल होता है। 2012 में तूफान सैंडी, जिसने 70 अरब डॉलर का नुकसान किया था और लगभग 147 लोगों की जान ले ली थी, अधिकतम लगभग 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तब हवाएं चली थी। पृथ्वी पर अब तक की सबसे अधिक हवा की गति ऑस्ट्रेलिया के एक सुदूर मौसम स्टेशन पर 253 मील प्रति घंटा दर्ज की गई थी। लेकिन परमाणु हमले के दौरान हवा की गति सुपरसोनिक गति से भी अधिक तीव्र होगी और जो इसके आगे आएगा उसे 2 टुकड़ों में ये चीर देगी। वो आगे लिखते हैं कि परमाणु हमला होने के 30वें मिनट में वॉशिंगटन डीसी में ये परमाणु विस्फोट लहर अपने तत्काल पथ में सभी संरचनाओं को नष्ट कर देगी। कार्यालय भवनों, अपार्टमेंट सहित इंजीनियर संरचनाओं के भौतिक आकार को तुरंत बदल लेती है। वो आगे लिखते हैं कि जो विस्फोट से नहीं कुचला जाता वह हवा के झोंकों से फट जाता है। इमारतें ढह गई हैं, पुल गिर गए हैं, क्रेनें पलट गई। वो लिखते हैं कि कंप्यूटर और सीमेंट ब्लॉक जितनी छोटी और 18 पहिया वाले ट्रक और डबल डेकर टूर बस जितनी बड़ी बड़ी वस्तुएं अब टेनिस की बॉल की तरह हवा में उड़ रही हैं। परमाणु आग का गोला जो शुरुआती 1.1 मील के दायरे में सब कुछ लील रहा था, अब गर्म हवा के गुब्बारे की तरह ऊपर उठता है। ये पृथ्वी से ऊपर 250 से 300 फीट प्रति सेकंड की गति से तैरता है। 35 सेकंड बीत चुके हैं। प्रतिष्ठित मशरूम बादल का निर्माण शुरू हो गया है। इसका विशाल टोपी और तना जो जले हुए लोगों को सभ्यता के मलबे से दबा देता है, लाल से भूरे नारंगी रंग में बदलता जाता है। इसके बाद घातक रिवर्स सक्शन प्रभाव में आता है, जिसमें वस्तुएं, कारें, लोग
प्रकाश के खंभे, सड़क के संकेत, पार्किंग मीटर, स्टील वाहक बीम जलती हुई आग के केंद्र में वापस खींच लिए जाते हैं। तो दर्शकों, ये वर्णन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि यदि एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा तो ये हमला करने वाले देश के लिए तो बहादुरी का काम होगा, लेकिन इसमें वो निर्दोष लोग मारे जाएंगे जिन्होंने ना तो परमाणु बम बनाया है और ना ही उसे विस्फोट करने वाले किसी भी निर्णय से उनका प्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव है। लेखक जैकबसन तो ये विध्वंस वर्णन फिर भी अपनी कल्पना के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि विध्वंस तो इस वर्णन से कई 100 गुना अधिक होगा। तो दर्शकों, आज की इस विशेष सीरीज के चौथे एपिसोड में बस इतना ही। इसके 5वें और अंतिम एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि परमाणु बम विस्फोट से अमेरिका समेत संसार भर में कहां कहां हाहाकार मचने वाला है। तो क्या आप ऐसे परिदृश्य को देखने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं तो अपनी चुनी हुई सरकार को ये बताएं कि आपको युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहिए। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन। धन्यवाद, नमस्कार।